नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। आज इस वीडियो में बात करेंगे हम बिहार के पुलिसिंग पर। देखिए, पुलिसिंग पर सवाल खड़े कर रही है बीजेपी। बिहार में विपक्षी पार्टी है। ज्ञानेश्वर जी हमारे साथ हैं, जर्नलिस्ट हैं, क्राइम एनालिस्ट भी हैं जी। आप तो पिछले दिनों आरएस भट्टी की तारीफ कर रहे थे और बता रहे थे उनके बारे में, कई कहानियां भी कह रहे थे और उन पर जिम्मेदारी भी बड़ी है जो नीतीश कुमार ने दे रखी है। आरएस भट्टी का रिकॉर्ड भी काफी शानदार रहा है, अपराधी उनसे थर-थर कांपते हैं, ये भी बात सही है। लेकिन संजय जायसवाल, बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, ने एक बड़ा आरोप लगाया कि आरएस भट्टी से तो ये उम्मीद नहीं थी। तमाम जो ईमानदार लोग हैं, जिनकी छवि ईमानदार है, ईमानदार व्यक्तित्व वाले हैं, उनकी पोस्टिंग जो है वो कहीं अलग जगह कर दी गई है। जो बेईमान है, मतलब जिन पर शक सुविधा रहती है बीजेपी वालों की, अगर विपक्षी पार्टियों की तो राजनीतिक दल है तो सवाल तो खड़े करेंगे ही, उन्हें ले आए हैं। तो ये तो ठीक बात नहीं हुई ना। फिर आरएस भट्टी आकर करेंगे क्या? अब ईमानदार लोग ही काम नहीं करेंगे, उनसे काम नहीं लिया जाएगा, तो फिर वो करेंगे क्या? देखिए आलोक, आपने पॉलिटिकल बात छेड़ दी। मैं तो बिहार पुलिस की चर्चा करने आया था आपके साथ। संजय जायसवाल का यह बयान मैंने भी सुना था कि उन्होंने ट्रांसफर पोस्टिंग के बारे में कहा कि जो भ्रष्ट लोग थे वे जगह पा रहे हैं और जो ईमानदार लोग थे वे किनारे हो रहे हैं। आरएस भट्टी से ऐसी उम्मीद नहीं थी। आरएस भट्टी से ऐसी उम्मीद नहीं थी, जिन पर नीतीश कुमार ने भरोसा किया है बिहार में अपराधियों को शांत करने के लिए। लेकिन मैं विस्तार से जानना चाहता था संजय जायसवाल से ही। उन्होंने इतना तो कहा कि भ्रष्ट को जगह मिल रही है, ईमानदार किनारे हो रहे हैं, लेकिन भ्रष्ट कौन जिसे जगह दी गई और ईमानदार कौन जिसे किनारे किया गया, यह उन्होंने नहीं बताया। तो देखिए, यह राजनीतिक चोचलेबाजी है। विपक्ष का काम होता है, विपक्ष को काम करते रहना चाहिए, इसमें कहीं कोई शक नहीं। और अब देखिए, आपको वो दौर भी याद होगा जब विपक्ष में आरजेडी था और कहा करता था कि बिहार में आरसीपी टैक्स लगता है 6 महीने पहले तक। 6 महीने पहले तक। तो अब तो आरसीपी भी बीजेपी के करीब है जी। तो कौन भ्रष्ट पुलिस पदाधिकारियों को तरजीह दे रहा है और कौन है वे भ्रष्ट पुलिस पदाधिकारी जिन्हें इनाम मिल रहा है, यह बीजेपी को बताना चाहिए था। खैर चलिए, हम बिहार पुलिस की बात करते हैं। देखिए, परसेप्शन कैसे बनता और बिगड़ता है। आज हम लोग 4 जनवरी को हैं। 19 दिसंबर के पहले अखबार की खबरों में या टीवी चैनल्स पर या डिजिटल चैनल्स पर क्या होता था? बिहार में यहां लूट, वहां लूट, यहां हत्या, वहां हत्या। और मुझे लगता है कि आपने भी 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी का अखबार देखा होगा, टीवी चैनल्स भी देखे होंगे। लेकिन बिहार में अपराध की खबरें आपको कम मिल रही है। खबरें कहां मिल रही है? आप 2 जनवरी का अखबार देखिए। जम्मू कश्मीर किसका शासन है? वहां हिंदुओं के घर पर फिर से अंधाधुंध फायरिंग होती है और आतंकी फायरिंग करते हैं, 4 लोग मार दिए जाते हैं। इसके अलावा आईआईडी जो ब्लास्ट है वो अगले दिन होता है, मतलब उसे आतंकी सेट कर जाते हैं, आईडी ब्लास्ट। हाँ, और अगले दिन फिर से 2 बच्चों की मौत हो जाती है। आपने क्या खबर पढ़ी? दिल्ली में 31 दिसंबर की रात एक लड़की को घसीटा, एक लड़की को कार से 18-20 किलोमीटर तक घसीटा। दूसरा निर्भया कांड जैसा हो गया, ठीक है ना। कहां से खबर आई? दिल्ली में। किसकी पुलिस? केंद्र की पुलिस। आज भी मैं अभी थोड़ी देर पहले देख रहा था कि दिल्ली में लड़की पर एसिड अटैक हुआ है, कार में जबरन खींचने की कोशिश हुई है। क्या ऐसी खबरें जिससे बिहार शर्मसार होता हो पिछले 5-7 दिनों में आपको कहीं सुनाई पड़ी है? पिछले 10 दिनों में यदि हम बात करें तो वैशाली में एक हत्या हुई। देखिए, मैं तो कहता हूं कि फुलवारी में भी मर्डर हुआ है, बच्ची की हत्या हुई, ठीक है। तो ये तो मैं कहता हूं ना कि क्राइम फ्री स्टेट की परिकल्पना आप नहीं कर सकते। लेकिन हत्याएं तो हुई हैं कैसे जी? देखिए, हत्या पर मैं आता हूं। देखिए, ऑर्गेनाइज क्राइम और एक्सीडेंटल क्राइम, इसको भी जरा विस्तार से बताइए। नहीं, ऑर्गेनाइज क्राइम तो है कि जो प्लान करके वो किया गया, जैसे वैशाली की हत्या, बिल्कुल वो थ्रेट है, ठीक है ना, वो थ्रेट है। क्योंकि जिस तरीके से हत्या हुई, लेकिन जिस तरीके से आप बिहार को हर बात में जंगल राज कह देते हैं, इस बात से मैं सहमत नहीं होता हूं। देखिए, आरएस भट्टी पर नीतीश कुमार ने भरोसा क्यों किया? क्योंकि नीतीश कुमार चाहते थे कि जो बदनामी हो रही है उसे हम शांत करें, उस पर अंकुश लगे।
और आपने कहा हमने भट्टी की तारीफ की। देखिए, तारीफ के भूखे नहीं है, उनका काम बोलता है। नहीं, ऐसा कहना नहीं चाहिए। इतने दिन हो गए, मैं भी काम कर रहा हूँ और बाइट लेने का इच्छुक रहता हूँ। इतने दिन हो गए ना, 10-15 दिन से अधिक समय बीत गया, आज तक आर.एस. भट्टी का बाइट मिल नहीं पाया। नहीं, देखिए, उन्होंने तो कहा ही ना कि मैं खबर में नहीं रहता हूँ, लेकिन खबर सबकी रखता हूँ। भट्टी अभी ट्रीटमेंट में लगे हैं, कहाँ कहाँ लूफॉल्स हैं। और इसका वो जिलों की तो बात होती है ना, हम जिलों की बात करते हैं। आप ये मानते हैं ना कि हाँ, कुछ जिलों में आपराधिक घटनाएं ज्यादा होती हैं, कुछ जिलों में कम, कुछ जिलों में कम होती है, लेकिन कुछ में तो ज्यादा होती है। नहीं, बिल्कुल होती है। देखिए, मुझे लगता है कि 15 दिनों में उन्होंने कई प्रकार की नकेल कसने का। देखिए, मैंने बार बार कहा कि निजाम बदलते ही संदेश कैसे जाते हैं। पिछले कुछ वर्षों में पुलिसिंग नहीं हुई है बिहार में, यह कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, और इसके कारण बिहार की बदनामी होती रही। तो मतलब इससे पहले जिनको जिम्मेदारी मिली थी उन्होंने ठीक से नहीं निभाया। हाँ, आप कह सकते हैं कि पुलिसिंग नहीं हुई है। और देखिए, मेरे पास एक कागज है, हाँ, एक आदेश है। नहीं, बहुत देर से तैर रहा है आपके हाथ में। देखिए, ये ऑर्डर क्या है? ये ऑर्डर है बिहार पुलिस के मुखिया आर.एस. भट्टी का, और ये ऑर्डर कल जारी हुआ है। इस ऑर्डर के बाद अपराधियों के बीच कोहराम और बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? देखिए, भट्टी अब नकेल कसने के बाद, होम्योपैथी इलाज के बाद एलोपैथी इलाज की तरफ वो बढ़ रहे हैं। इन सब इलाजों में तो ललन सिंह माहिर है। नहीं, ललन सिंह तो ठीक है, पॉलिटिकल इलाज करते हैं ना, यहाँ अपराधियों का इलाज करना है और सख्ती से करना है। तो अब देखिए, काम क्या किया हुआ है कि आपने पहला संबोधन सुना होगा भट्टी का। उन्होंने कहा कि हमें एक्टिव क्रिमिनल गैंग्स की जानकारी चाहिए। तो 15 दिनों में थाना लेवल तक एक्टिव क्रिमिनल गैंग्स की पहचान की गई है, और जब नाम डायरी में लिख दी गई, एसएचओ ने डीएसपी को बताया, डीएसपी ने एसपी को बताया, एसपी ने डीआईजी को बताया, डीआईजी ने आईजी को बताया, एडीजी के पास आया और फिर डीजीपी तक पहुंचा। अब मॉनिटरिंग शुरू हुई। जैसे ही आपने नाम लिख दिया, भट्टी का नया अपराधी को दोहराओ। तो जब ये नाम स्पष्ट है तो ये जिम्मेवारी तय हो गई कि आपको दोहराना है। और अब तो ये पूछा जा रहा है, मैं एलोपैथी इलाज की जो बात कर रहा था, कि एसपी साहब बता दीजिए कौन सा ऐसा अपराधी है जिसका इलाज आप नहीं कर सकते हैं। और ये जो आदेश है उसी इलाज की तैयारी है। देखिए, बिहार में एसटीएफ बना था, स्पेशल टास्क फोर्स। लालू यादव के राजपाट में ही बना था, राबड़ी देवी के राजपाट में ही बना था। विनय कुमार सिंह आंध्र प्रदेश से बुलाए गए थे, और क्या शानदार काम किया था। लेकिन आगे एसटीएफ मंद होता गया। अब एसटीएफ को जिंदा करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है ना। हमने पहले भी कहा था कि देखिए, एसटीएफ को जिंदा, एसटीएफ क्यों बनता है? एसटीएफ टारगेटेड क्रिमिनल्स के लिए बनता है, स्पेशल टास्क फोर्स। हाँ, बिल्कुल, इन्हीं पर आपको काम करना है। तो देखिए, ये राजविंदर सिंह भट्टी का आदेश है, और अपराधियों को बाप बाप करना होगा। देखिए, उन्होंने स्पष्ट किया है कि जो एसटीएफ है उसमें पहले से टेक्निकल सेल, आर्म सेल, डाटा बैंक सेल कार्यरत है, और अभी नारकोटिक से संबंधित अपराध को भी जोड़ा गया है, ऑटो थेफ्ट से संबंधित अपराध को भी जोड़ा गया है, और जेल से संबंधित सूचनाओं का। देखिए, जेल पर अब प्रहार होने वाला है, इस बात की विवेचना चल रही है। मैं अभी कुछ देर पहले डिस्कस भी कर रहा था कि देखिए, एक प्रयोग हुआ था कि पटना के बेऊर जेल में, आपको याद होगा, जैमर लगाया गया था, लेकिन वो जैमर फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? कैसे अपराधी जेल के भीतर से फोन कर रहे हैं? तो इसका वैज्ञानिक पक्ष जाना जा रहा है। तो आप इधर के दिनों में देखते हैं कि परीक्षा केंद्रों का निर्धारण होता है, और जो परीक्षा संचालन करने वाली एजेंसियां होती हैं, उन्हें उन घंटों के लिए जहां परीक्षा केंद्र होता है वहां जैमर लगा दिया जाता है, वहां से सूचनाओं का आदान प्रदान नहीं संभव होता है। तो कॉल ब्लॉक करने का, जैमर लगाने की जो तकनीक है वो बहुत आसान हो गई है। और यह सच है कि जो अपराध होते हैं या अपराध के बाद जो हरकत होती है, उसमें बिहार की जेलों का योगदान 40% से अधिक है। तो अब जेलों पर प्रहार करने की तैयारी चल रही है, और इसमें भी कोई शक नहीं कि जेल के अधिकारी मिले होते हैं, जेल के डॉक्टर्स मिले होते हैं। अभी मुझे एक सीनियर पुलिस ऑफिसर बता रहे थे कि बस कुछ दिनों का इंतजार है, तैयारी कर लें। जो डॉक्टर्स हैं सीधे पुर्जा लिख देते हैं कैदी का, हॉस्पिटल में भर्ती। कहीं ऐसा ना कि कुछ डॉक्टरों को ही हथकड़ी पहना दी जाए।
तो देखिए ये जो आदेश आप देख रहे हैं, अब इस आदेश में भट्टी ने साफ साफ कहा है कि देखिए हम संगठित अपराध, जो हम कह रहे थे ऑर्गेनाइज क्राइम के विरुद्ध लगातार अभियान चलाने के लिए जब एक्टिव क्रिमिनल गैंग्स की लिस्ट तैयार हो गई है और बिल्कुल माइक्रो लेवल पर मॉनिटरिंग, कौन कहां कैसे, देखिए केवल अपराधी नहीं, अपराधी को संरक्षण देने वाले। और देखिए भट्टी की जो इमेज रही है, यदि अपराधी बहुत दिन भाग रहा है तो उसके घर को मिट्टी में मिला दो। वे इस तरीके की कुर्की जब्ती में विश्वास नहीं करते हैं कि आप खिड़की की बारी नोच के चले आइए और रिश्ता बना रहे, बराबर कर दीजिए। कुर्की जब्ती का मतलब कुर्की जब्ती हो, और सिर्फ अपराधी ही नहीं जो उसे छुपा रहे हैं और जो उसे अपने पास रख रहे हैं, उनके हावी। तो अब देखिए दो ऐसे पुलिस ऑफिसर्स हैं, जयंतकांत आईपीएस है, अभी मुजफ्फरपुर के सीनियर एसपी थे, उन्हें जब तबादला हुआ तो बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बुलाया गया। अब उन्हें जिम्मेवारी दी गई है एसटीएफ में ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स के खिलाफ ऑपरेशन चलाने की। देखिए जयंतकांत के बारे में हम इतना जरूर कहना चाहेंगे कि ये जो ऑफिसर हैं ये एंटी क्रिमिनल है और कई जिलों में रहे, पटना के सिटी एसपी रहे, जमुई में एसपी रहे, बेतिया में एसपी रहे, मुजफ्फरपुर में एसपी रहे। हाँ, मुजफ्फरपुर में भी क्राइम होता था, लेकिन क्राइम के पहले और क्राइम के बाद जयंतकांत का जागे रहना ये बड़ी बात थी। मतलब वे जागते रहते हैं, अपराधियों के खिलाफ जिंदा रहते हैं और अपराधियों की ठुकाई पिटाई जानते हैं कि उनकी मरम्मत कैसे की जा सकती है। और दूसरे पुलिस प्राधिकारी हैं संजय कुमार सिंह, जो आईजी थे। नहीं, संजय कुमार सिंह जो हैं अभी भोजपुर में एसपी थे। देखिए वो प्रोमोटेड आईपीएस है, लेकिन शानदार ऑफिसर है, एंटी क्रिमिनल की हिस्ट्री रही है। अब ये दूसरी बात है कि वो भोजपुर गए और यह देखा जाता है कि जो क्राइम का ट्रेंड होता है कि जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है, कोई नया अधिकारी आता है, इस बीच वो अपराधी मौका उठाते हैं कि जब तक नए एसपी साहब समझे तब तक संदेश दे दे। भट्टी के साथ ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि भट्टी का खौफ पहले से बहुत ज्यादा है कि कहां लाल डायरी में नाम लिखा गया और कहां कौन गायब हो गया। तो भोजपुर में क्राइम शुरुआत में कुछ हो गया, इसलिए कुछ दिन रह पाए, लेकिन इसके बाद संजय सिंह ने बहुत शानदार काम किया, वहां कई बड़े अपराधियों को पकड़ा। और संजय सिंह पहले जब डीएसपी थे तब भी एसटीएफ पे रहे थे। मुझे 2004 याद है जब संजय सिंह को जेएस गंगवार साहब अभी एडीजी हेडक्वार्टर है, वो भी एसटीएफ में थे। और जब बाढ़ में अनंत सिंह के घर पर लदमा में चढ़ाई हुई थी जिसमें 5000 राउंड गोलियां चली थी और 8 लोग मारे गए थे अनंत सिंह के, अनंत सिंह तो खुद जेल में थे और एक पुलिस वाला भी शहीद हुआ था, तब उस मोर्चे पर भी संजय सिंह को गोलियां चलाते हुए देखा गया है बहादुरी के साथ। और देखिए संजय सिंह को हमने काम करते हुए कब देखा, देखिए वैशाली एक जिला है जो बिहार का सबसे खराब जिला है अपराध के मामले में, और मेरा यह मानना है कि वैशाली में पिछले कई सालों से पुलिसिंग हुई ही नहीं है, किसी ने करने की कोशिश ही नहीं की है। इसलिए वैशाली के अपराधी यह समझते हैं कि वे कुछ भी कर सकते हैं, कभी भी। हाँ, वे कुछ भी कर सकते हैं और कर भी देते हैं। तो वैशाली को संभालने की जिम्मेवारी है। मुझे यह पता चला है कि वैशाली के एसपी पर भी तलवार लटक रही थी, लेकिन उन्होंने मौका लिया है कि नहीं हम काम करेंगे। तो देखिए संजय सिंह के संदर्भ में यह बात वैशाली की इसलिए आ गई क्योंकि बीच में एक एसपी साहब थे जो लंबी छुट्टी पर गए थे, तो संजय सिंह को जिम्मेवारी दी गई थी। कुछ महीनों में संजय सिंह ने नकेल कसने की कोशिश की थी, तो संजय सिंह एसटीएफ में आए हैं, जयंतकांत एसटीएफ में आए हैं। तो अब देखिएगा कि बड़े अपराधी उठने शुरू होंगे। वैशाली टफ है, छपरा टफ है, ठीक है ना। इसके अलावा आप देखेंगे भोजपुर टफ है, ये सारे जो अपराध वाले जिले हैं, कटिहार टफ है। मतलब आप मान रहे हैं कि जो मैंने बात कही थी कुछ जिलों में, हाँ कुछ जिलों में है, चैलेंज है। और देखिए एक चैलेंज और आपको समझना होगा, एक चैलेंज है नेपाल। जब से भट्टी ने ऑपरेशन शुरू किया, होम्योपैथी इलाज ही अभी कर रहे थे, एलोपैथी तो अब शुरू होगा, तो बहुत सारे अपराधी नेपाल की तरफ भाग गए। और देखिए नेपाल में जो ऑपरेशन है ना, वो पहले की तरह अब आसान नहीं रह गया है। पहले क्या होता था, देखिए मेरा 3 दशक का अनुभव है। पहले नेपाल और भारत का और नेपाल और बिहार का, जब भारत से दोस्ती अच्छी थी, हम ये नहीं कहते कि आज भी दोस्ती खत्म हो चुकी है, लेकिन रिश्तों में खटास है।
पुलिस जो है वो चली जाती थी वहां और हथियार के साथ जाती थी। लेकिन आज हालात ऐसे हो गए हैं कि इस बात की जानकारी तो है कि वहां अपराधी है, लेकिन अपराधी से लड़ने आप निहत्थे नहीं जा सकते हैं। और आज की तारीख में नेपाल में बिहार पुलिस ही छोड़ दीजिए, किसी भी प्रदेश की पुलिस को आर्म्स के साथ प्रवेश करने में मुसीबत हो रही है। तो इसका भी इलाज निकाला जा रहा है कि जो उनको बचाने वाले हैं, यहां बैठे हुए लोग हैं, उनके ठिकानों को तबाह कर दो ताकि वो यहां आकर, तो अब कानून के जिम्मे मजबूरी, हाँ मजबूरी। और देखिए कहा भी जाता है, और आपने देखा ना नगर निगम के चुनाव को लेकर ये था, इतनी बड़ी तैयारी चल रही उम्मीदवारों की, ऐसे दारू बांटेंगे, ऐसा पैसा बांटेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। एक भागलपुर में गोपाल मंडल का बेटा उठता है और पूरा बिहार में से चला जाता है। हाँ, गया में मोहन श्रीवास्तव उठाए जाते हैं, पूरे बिहार में संदेश चला जाता है। तो भट्टी इसी बात के लिए जाने जाते हैं कि बाप को उठा लो, जो बाकी है ना वो अपने आप ठीक हो जाए। तो पुलिसिंग को फिर से जिंदा करने की कवायद है और कई जिलों में चैलेंजेस हैं, ये बात भी सही है। लेकिन अब जो जिम्मेदारियां दी जा रही हैं इसे देखना होगा, और विपक्ष के आरोपों पर तो खैर क्या कहना है। मैं ये नहीं कहता कि बिहार में अपराध बिल्कुल ही बंद हो जाएगा, लेकिन जब आप बिहार देखिए, बिहारी होने के कारण आलोक जी, आपको भी हमको भी और जो हमारे सुनने वाले हैं, जब बिहार में अपराध की आप विवेचना कीजिए तो आप यह भी देखिए कि दूसरे प्रदेशों में क्या हालात हैं, क्या वहां बिल्कुल शांत है, देखना होगा। हाँ। आप लाइव से बन रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।